हेलो हाय नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव आज आपके समक्ष जो हमारा आरआई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025 होने वाला है, जिसमें मैंने आपको बताया था फॉर्म बहुत जल्द मई जून के आसपास आ जाएंगे और उसकी एग्जाम डेट भी आपकी जुलाई के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो 2 ईयर बीएड एमएड और इंटीग्रेटेड, ठीक है, इनके फॉर्म बहुत जल्द आ रहे हैं। इसका एंट्रेंस होगा तो उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए क्लासेस लाऊंगा, जिसमें सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, देन हमारा रीजनिंग, देन इंग्लिश की, ठीक है, सारी कंप्लीट आपकी फ्री प्रिपरेशन इसी चैनल पर होगी। ठीक है, तो अभी से मार्च के महीने से आपकी क्लास पहली क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारी आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, वीडियो चलिए तो लाइक शेयर जरूर करना। और हाँ, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ सारे प्रीवियस मैंने डाल रखे हैं, सिलेबस डाल रखा है। ठीक है, उसको चेकआउट करो और इन क्लासेस को फॉलो करके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। पीडीएफ के थ्रू आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, कोई बैच की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आगे से जुड़ी सारी अपडेट आपको यहाँ मिलती रहती है। सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलना। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, अब जो टॉपिक्स है ना इसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, नॉर्मल से टॉपिक्स हैं। हम जहाँ से मैं बेस्ट मटेरियल हो पाएगा मैं अपने लेवल पे आपको पढ़ा दूंगा, उसकी पीडीएफ भी डालते रहूंगा, तो चैनल को फॉलो करते रहना। सबसे पहला टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो हमारा सेक्शन, जिससे आपको 35 क्वेश्चन आते हैं, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनईपी 2020, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में आएगा। तो इसको फटाफट जानते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सब पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ये प्रधानमंत्री मोदी और नई शिक्षा नीति लाई गई। इसे लाने के साथ देश में शिक्षा की व्यापक हो गई। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वग्रीव और सर्वोत्तम विकास है। अब देखो, ये चीज ध्यान रखना, गांधी जी ने कहा था कि एजुकेशन का मुख्य पर्पस होता है बच्चे के मन आत्मा का सर्वग्रीव, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो ये ध्यान रखना। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यानी मनुष्य के अंदर जो भी टैलेंट है, अंतर्निहित पूर्णता, यानी उसके अंदर जो कौशल है, ज्ञान है, ठीक है, उसके अंदर जो भी एफिशिएंसी है, दक्षता है, उसको निकालना, अभिव्यक्त करना, प्रेजेंट करना ही शिक्षा का मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ये चीजें भी कई बार कोटेशन में पूछ लेते हैं, गांधी ने क्या कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, ये ध्यान रखना। इन्हीं सब चर्चाओं के बाद हम देखेंगे 19 अब ये ध्यान रखना, इससे पहले की जो शिक्षा नीति थी वो 1986 में आई थी। ठीक है, और उसमें कुछ कमियां थी, इन्हें दूर करने के लिए शिक्षा नीति लानी पड़ी। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़ें तो देखिए यहाँ पे सबसे शिक्षा क्या है, इस पर गौर करना आवश्यक है। तो इसमें अगर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने और सिखाने की क्रिया, परंतु अगर इसकी व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया, जिसका कोई उद्देश्य होता है, जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा क्या है? शिक्षा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। अगर छोटे टर्म में देखें, ठीक है, लेकिन ब्रॉड टर्म में देखें तो एक व्यक्तिगत तौर पर देखें तो व्यक्ति का होलिस्टिक डेवलपमेंट, और अगर सोशल तरीके से ब्रॉड टर्म में देखें तो एक सोसाइटी को प्रोग्रेसिव तरीके से आगे ले जाना, उसका डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो एक सोसाइटी को ऐसा बनाना जहाँ हर एक व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जी सके, तो ये एजुकेशन का पर्पस हो गया। तो इसी तरीके से ये ध्यान रखना कि जो एनईपी 2020 थी, इसकी घोषणा जो थी मानव संसाधन मंत्रालय का नाम, इसके अंतर्गत पहला सबसे इंपॉर्टेंट धारा को मानव संसाधन मंत्रालय जो था हमारा, उसको बदल के शिक्षा मंत्रालय किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। दूसरा, इस नीति द्वारा देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई। इसके उद्देश्यों के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर के साथ साथ पूर्व विद्यालयों से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। ये ध्यान रखेंगे आप पॉइंट कि इस एनईपी 2022 का जो मेन पर्पस है वो है 2030 तक 100% जीईआर के साथ जो पूर्व विद्यालय है, मतलब माध्यमिक 8 तक के स्कूल है, उनमें सार्वभौमिकरण, मतलब यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की गई। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, जो कि आपको पता है 86वां संविधान संशोधन 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 आया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दी गई, आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने के लिए जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहला, अंतिम जो पिछली शिक्षा नीति 1986 में आई थी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था। ठीक है, वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है, जो इसके अध्यक्ष थे वो थे कस्तूरी रंजन, जो एक साइंटिस्ट थे। एनईपी 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, तो जीईआर क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% लाना। मतलब इस नीति ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक जो नामांकन है, मतलब बच्चे जितने भी हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल से जुड़े, ठीक है, तो जीईआर को 100% रखना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को। एनईपी के अंतर्गत सेंट्रल स्टेट के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी, इसमें ये भी बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे एजुकेशन का, मतलब एजुकेशन पर 6% अपनी जीडीपी का खर्च करेगी, ये सलाह दी गई है। हालांकि अभी अगर वर्तमान देखें तो गवर्नमेंट ने 4% तक का प्रावधान शिक्षा पे किया है। ठीक है, तो ये कंपल्सरी नहीं है, सलाह दी गई है। इसके अलावा अगर देखें तो एनईपी की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन जो है मंत्रालय जो था बदल के शिक्षा मंत्रालय हो गया। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में से क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बढ़े, फिर यहाँ पे स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान, कौन कौन से स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, तो इन पर बात कर लेते हैं। तो देखो, इसमें 5334 का मॉडल आया, ये ध्यान रखें। पहले का जो मॉडल था वो था 10+2, अब आया 5334, ये ध्यान हो गया। इसमें 3 से 18 साल तक वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल किया, 3 से लेकर 18 साल तक, यानी पहले वो 6 से स्टार्ट होता था, 6 से 18, ये भी पूछ सकता है। और अब ध्यान रखोगे 3 से 18, मतलब 3 साल से बच्चा एडमिशन लेगा। और इसमें आपको पता ही होगा अब क्या होता है, 3 साल से लेकर 6 साल तक बाल वाटिका सिस्टम है, फिर 6 साल से लेकर 18 साल तक वही फर्स्ट टू 12th। तो ये प्री प्राइमरी वाली जो कांसेप्ट है, ये एनईपी के अंदर है, जो पहले नहीं था। प्री प्राइमरी नहीं था, पहले सीधा 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता था। ठीक है, तो ये हो गया। अगला अगर हम आगे बात करें तो 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज। अब सबसे पहले फाउंडेशन जो स्टेज होगा, इसमें इन्होंने जो 5 है, ये 5 क्या है, तो ये 5 है फाउंडेशन। इसमें क्या होगा, 3 साल का प्री प्राइमरी और ग्रेड फर्स्ट 2, इसमें आपके 2 फर्दर डिवीजन है। जो ये 5 है, ये 5 साल का मैंने बताया, 5 साल का, तो 5 साल में 1 3 और 2, 3 साल में वो प्री प्राइमरी है यानी, और 2 साल है क्लास फर्स्ट और सेकंड। इस प्री प्राइमरी में बाल वाटिका 1 2 3 ये कांसेप्ट रखा गया, यानी 3 से 4 साल का बच्चा बाल वाटिका 1 में, 4 से 5 साल का बच्चा बाल वाटिका 2 में, 5 से 6 साल का बच्चा बाल वाटिका 3 में। तो इस तरीके से ये हो गए 3 साल। ठीक है, और ये जो 2 साल है इसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में आ जाएगा, तो ये 5 साल आपके फाउंडेशन के हो गए। इसके बाद ये 3, तो ये 3 क्या है, इस 3 को बोलते हैं प्रीपरेटरी स्टेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, बच्चा आपका जो थर्ड, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ, ये 3 क्लासों में पढ़ेगा, तीसरी चौथी और पांचवी में। ठीक है, तो ये इसके 3 साल हो गए प्रीपरेटरी स्टेज। फिर 3 वर्ष, अब इसमें क्या होगा, एज क्या रहेगी, 3 वर्ष का प्रीपरेटरी स्टेज मतलब ये हो गया। फिर 3 वर्ष का मध्य यानी कुछ प्राथमिक चरण, इसको हम बोलते हैं, जो ये वाला 3 ये है मिडिल स्टेज। ठीक है, मिडिल स्टेज में बच्चा क्लास 6 7 और 8 में होगा, और जो ये लास्ट में 4 है, ये है आपका मतलब मेन वाला, इसको कहेंगे माध्यमिक। तो इसको हम कहेंगे आपका फाउंडेशन, प्रीपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, इसको कहेंगे सेकेंडरी। इसमें बच्चा 9 to 12 तक पढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें आगे तो एनईपी 2020 के तहत एचएचआर द्वारा, ठीक है, यानी ह्यूमन जो मिनिस्ट्री थी हमारी, उसके द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान तक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुधार करने से क्वेश्चन आ सकता है, जरूर आएगा इससे क्वेश्चन। ठीक है, नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, एफएलएन। अब ये क्या बताता हूँ, इसकी स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, इसके द्वारा वर्ष 2025 तक, यानी इसके अंदर गोल रखा गया कि 2025 तक क्लास 3 तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाए। देखो, इसके अंदर ये बात की गई है एनईपी के अंदर कि 2025 तक क्लास 3 तक का जो बच्चा है उसको बेसिक न्यूमेरिकल लिटरेसी, यानी जैसे कि कोई लैंग्वेज पढ़ना, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथ, ये 3 सब्जेक्ट में, तो लैंग्वेज जो होती है भाषा, उसको पढ़ना लिखना बेसिक उसकी बुनियादी समझ हो। न्यूमेरिकल का मतलब उसको प्लस माइनस मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए क्लास 3 तक। तो जो भी बच्चे हैं उनको 2025 तक ये सारी बुनियादी चीजें जो है ये डेवलप की जाने, ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा अगर हम देखें भाषाई विविधता का संरक्षण, तो इसमें क्या बोला गया है, नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। इसमें बोला गया कि क्लास 5 तक तो जो मदर टंग है वो कंपलसरी उसी में आपको पढ़ाया जाए, और 8वीं तक इसको ले जाने का सुझाव दिया गया आगे तक के लिए। ठीक है, मातृभाषा मतलब हर स्टेट के अंदर जो उसकी मदर टंग है उसी में उसको पढ़ाया जाए। जो नॉर्थ इंडियन स्टेट है वहाँ हिंदी, जो साउथ इंडियन है उनकी अपनी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी उसी में पढ़ाई जाए। फिर है कि
स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, मतलब जो भाषाएं वो उन पर थोपी नहीं जाएंगी, वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। फिर फिजिकल एजुकेशन छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट और ये सारी चीजों पर, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी चीजें हैं, व्यायाम, एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मार्शल आर्ट्स, इनके लिए भी बढ़ावा दिया जाए। पाठ्यक्रम की बात करें, करिकुलम और एवोल्यूशन, ठीक है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, करिकुलम और एवोल्यूशन आपका किस तरीके से होगा। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यवसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एक पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम गतिविधियों में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। मतलब जो भी हमारे आर्ट्स कॉमर्स साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाएगा, इनमें अंतर नहीं किया जाएगा। क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा, इस पॉइंट को आप ध्यान रखो कि क्लास 6 से ही बच्चों को कमर्शियल नहीं, इसको हम कह सकते हैं व्यवसायिक शिक्षा की ऐसी स्किल्स सिखाई जाएंगी जिससे वो जॉब के लिए प्रिपेयर रहे। ठीक है, इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी और इसमें एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके चैप्टर में है अभी, जो आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसी में होगी। एनसीईआरटी 2000 को पता है, दो एनसीईआरटी बने, एनसीईआरटी 2022 और एनसीईआरटी 2023। एनसीईआरटी 2022 जो है वो स्कूल एजुकेशन के लिए है, ठीक है, और जो आपका एनसीईआरटी 2023 है वो अपर प्राइमरी मतलब 9 to 12 के लिए है, और ये 22 वाला जो है वो 1st to 10 तक के लिए है। तो इन पे भी बात करेंगे आने वाली अपनी क्लासेस में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा कि एनसीईआरटी जो है वो कोई भी सबसे पहले जो शिक्षा नीति बनती है, कोई भी पॉलिसी बनती है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर एनसीए बनता है। ठीक है, और वो फिर इंप्लीमेंट होता है। तो नई एनईपी 2020 में बनी, फिर उसके एनसीए बने दो, एक बना एनसीए 2022, एक बना एनसीए 2023। 22 वाला 23 वाला, 22 वाला जो है वो बेसिक है ये, और ये दोनों पर हम आगे वाली अपनी क्लासेस में चर्चा करेंगे डिटेल से। ठीक है, छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान रखते हुए क्लास 10 और 12 की परीक्षा में बदलाव किया जाएगा। भविष्य में सेमेस्टर और बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधार किए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि अब 10 12 के बोर्ड एग्जाम होते हैं, उनका जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाएगा। जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरीके का पैटर्न आता है वही बोर्ड में फॉलो किया जाएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें सहज हों, है ना। इसलिए आप देखो कि सीबीएसई बहुत सारे बदलाव ला रही है अभी, जैसे कि साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, ये भी सीबीएसई ने बोल दिया है। इसके अलावा एमसीक्यू लाए जाएंगे। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में पाठ नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो ये क्या है कि मतलब छात्रों की प्रोग्रेस मूल्यांकन चेक करने के लिए पथ नाम का एक आपका राष्ट्रीय आकलन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, जो कि देश भर में जो बोर्ड्स हैं जो उनका मूल्यांकन है, ठीक है, एवोल्यूशन जो उनका होता है, असेसमेंट एवोल्यूशन, उनसे रिलेटेड सारे काम करेगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधारित सॉफ्टवेयर, यानी कि आप देखो डिजिटलाइजेशन पे भी काफी बात की गई, एआई की भी मदद ली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। शिक्षा व्यवस्था संबंधित सुधार क्या है, तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय किए गए कार्य, आदर्श आचरण के आधार पर पदोन्नति। अब इसमें कुछ सुधार कौन कौन से होने चाहिए, अब ये टीचर्स के लिए है। ठीक है, जो ये 4 सुधार दिए गए, इसमें ये बोला गया है कि जो भी टीचर्स होंगे, तो इसमें कुछ टीचर्स के लिए क्या व्यवस्था की गई है। सबसे पहला ये है कि शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शिता हो, और टाइम टाइम पर जो प्रमोशन होता था उसके लिए अलग पैमाने सेट किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप प्रमोशन आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। फिर इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, एनसीटी जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एनपीएसटी का विकास करेगा। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स टीचर्स के लिए बनाए जाएंगे, जिनको उन्हें फॉलो करना होगा। ठीक है, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा यानी एनसीएफ जो है वो बनाई जाएंगे। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष की बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। यानी कि ये भी लक्ष्य रखा गया है इसमें कि 2030 तक जो इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम है वो कंपलसरी कर दिया जाए। ठीक है, यानी 30 तक जो भी आपके नॉर्मल 2 ईयर बीएड होते हैं वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए जाएंगे, और 2030 के बाद सिर्फ इंटीग्रेटेड बीएड का प्रोग्राम चलेगा। हायर एजुकेशन से संबंधित अब देख लेते हैं कि कुछ हायर एजुकेशन में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए क्या किया गया है, यानी 2020 के तहत हायर एजुकेशन में सकल नामांकन रेशो, ठीक है, को 26.3% जो कि वर्ष 2018 से था, 18 में था, उससे बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही देश के हायर एजुकेशन से उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। तो देखो पहले अगर हम देखें ओवरऑल 26.3% ही 2018 के आंकड़े के अनुसार, अगर हम देखें तो 2018 के आंकड़े के अनुसार सिर्फ 26.3% ही लोग हायर एजुकेशन में जाते थे, जिसका टारगेट रखा है कि कम से कम 50% बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स हैं इसमें एनरोल करें, और 3.5 करोड़ सीटों को बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। फिर आपका एनईपी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था अपनाई गई। मतलब इसका ये है कि अब आप कई बार होता था जैसे 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी, तो 3 साल में आपने बीच में 1 साल का गैप हो गया, कुछ हो गया, तो आपकी डिग्री नहीं मिलती थी। अब सिस्टम कर दिया गया 4 साल का आपका ग्रेजुएशन हो गया, जिसमें 1 साल में आपका सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री, 4 साल में रिसर्च, ऐसे करके मिलेगी। और इस 4 साल के बाद जब आप जाओगे तो 1 साल का आपको पीजी करना होगा, सिर्फ 1 साल का पीजी करना होगा, बीएड भी आपके लिए सिर्फ 1 साल का होगा। तो ये नया प्रावधान भी इसके अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, मतलब एंट्री करना आसान है, आप गैप कर सकते हो। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में कार्य कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को जोड़ा जाएगा, उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एबीसीआईडी बनाई जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर डिग्री मिले। अब हर एक स्टूडेंट की आपने सुना होगा एबीसीआईडी बनी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप कहीं से भी करते हो उसका एक नंबर आपको दिया जाएगा, और उसी पर आपका सारा डाटा रखा जाएगा। जब भी कहीं आपको डीबी करानी, एडमिशन लेना है, तो इसी एबीसीआईडी से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक्सेस हो जाएंगे डिजिलॉकर की तरफ। और यहाँ पे नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को, यानी जो एमफिल था इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, मास्टर ऑफ फिलॉसफी था, ये प्रोग्राम हटा दिया गया। ठीक है, ये हो गया आपके हायर एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम। अब उच्च शिक्षा आयोग क्या है, इस पर इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि एनईपी में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब एनईपी के अंदर एक और प्रावधान किया गया, एचईसीआई बनाया जाए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी परिकल्पना की गई, इसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय, सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में कार्य करेगा। यानी कि अगर पूरे देश की बात करें तो लॉ, क्योंकि लॉ के लिए आपको पता है अलग से लॉ और मेडिकल के लिए अलग से संस्था है, उनको हटा के बाकी जितने भी हायर एजुकेशन है उसको कंट्रोल करेगा ये एचईसीआई, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा एचईसीआई के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु निकाय। अब ये एचईसीआई जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के लिए एक नियामक का कार्य करेगा। तो इसके मतलब इसी की सब बॉडीज बना दी गई। फिर होगा सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा, स्ट्रक्चर अर्थात उनके मानक तय करेगा। तो ये इसी के पार्ट्स हैं जो 4 इसके होंगे। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल एनएसी, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, ये संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा, जो मुख्य रूप से बुनियादी मानक, मानदंडों, सार्वजनिक स्वास्थ्य टीकाकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा। और फिर आपका हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ठीक है, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, ये निकाय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण यानी फाइनेंस का काम करेगा, उनको पैसे वगैरह से जुड़े मसले देखेगा। ठीक है, गौरतलब है कि वर्तमान उच्च शिक्षा निकायों का विनिमय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटी और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अभी की बात करें तो यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये हायर एजुकेशन को संभाल रहा है देश भर में। एनसीटी जो एजुकेशन से जुड़े प्रोग्रामों को देखता है, और एआईसीटी टेक्निकल कोर्सेज के लिए बॉडी है। देश में आईआईटी और आईआईएम के समक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज एमईआरयू की स्थापना की जाएगी। देखो इसका मतलब ये कि जैसे देश में आईआईटी जितने हैं, आईआईएम है, उनके समक्ष उन्हीं के इक्विवेलेंट वैश्विक मानकों के, यानी ग्लोबली हम देखें, ग्लोबली जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की ऐसे विश्वविद्यालय खोले जाएंगे जहां बहुविषयक
कई सारे जो विषय हैं शिक्षा और अनुसंधान एजुकेशन और रिसर्च से जुड़े वो कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए जाएंगे जहाँ एजुकेशन से जुड़ी रिसर्च होती है, ठीक है, उनकी स्थापना की जाएगी। इसको कहेंगे MERU, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी जो पूरी तरीके से IIT और IIM की तरह बेस्ड होंगी एजुकेशन पे ही, और वहाँ का सिर्फ एजुकेशन से जुड़ी रिसर्च और बाकी चीज़ों उसमें होंगी। अब यहाँ पे और क्या बाकी इसमें विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान डिजिटल बाकी और जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट इतना पेज बचा है जस्ट मिनट। इसके अलावा इसमें डिसेबल बच्चों के लिए कुछ प्रावधान किया गया है, जैसे नई शिक्षा नीति में विकलांग बच्चों के लिए त्रास विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र आवास आयोग उपकरण उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण शिक्षकों का पूर्ण समर्थन और प्रारंभिक से लेकर हायर एजुकेशन तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी का भी वर्णन किया गया है। फिर इसके अलावा जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल एजुकेशन उसका भी प्रावधान किया गया है। एक स्वायत्त निकाय के रूप में नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना और प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान होगा। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच एक फोरम बनेगी जो स्वायत्त होगा, यानी इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी बॉडी होगी जो पूरे देश में टीचिंग और एवोल्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को देखेगा। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढांचे सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वय कार्य करेंगे। इसके अलावा इसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम की भी बात की है। भारतीय ज्ञान परंपरा संबंधी क्या प्रावधान है, तो भारतीय ज्ञान प्रणाली जिसमें जनजातीय स्वदेशी ज्ञान शामिल है को पाठ्यक्रम में सटीक और वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा, यानी कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है ट्राइब्स के बारे में बताया, स्वदेशी ज्ञान के बारे में, ये भी चीजें करिकुलम सिलेबस में जुड़ी जाएंगी, ठीक है। विशेष बिंदु अगर हम देखें क्या है इसमें, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिले जैसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में आर्थिक सामाजिक और जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, जैसे विशेष शैक्षिक क्षेत्र स्पेशल एजुकेशन जोन के रूप में नामित किए जाएंगे। मतलब कई सारे आप देखोगे RBS डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे एजुकेशन के सेक्टर में बहुत पिछड़ी हुई कंडीशन, बहुत बुरी हालत है, तो ऐसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में आर्थिक सामाजिक जातिगत बाधाएं हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कास्ट इन चीजों को लेकर जहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें स्पेशल विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा और वहां उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा उन डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना करेगा, यानी गर्ल्स और ट्रांसजेंडर्स जो है उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये प्रावधान लाया जाएगा, ठीक है। गौरतलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक मिशन वाला शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सेक्शन ढांचे का निर्माण NCERT द्वारा किया जाएगा, ठीक है, कि 8 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक यानी जो बेसिक फाउंडेशन से जुड़ी जितनी चीजें हैं उसका एक शैक्षणिक ढांचा NCERT तैयार करेगी। और आपको पता है NCERT बहुत तेजी से नई किताबें पब्लिश करी रही है, NEP आपकी आई है, NCERT आई है, किताबें बहुत तेजी से बन रही हैं, नई छप रही हैं सारी, ठीक है। और धीरे धीरे आपका जो बीएड है, 2 ईयर बीएड वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो NEP लागू 2020 से हो चुकी है, उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। वित्तीय सहायता यानी फाइनेंस पैसा कहां से आएगा, तो SC ST OBC और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन में वित्तीय सहायता यानी SC ST OBC या जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इन बच्चों को स्कॉलरशिप का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं NEP 1986 जो पुरानी शिक्षा नीति 1986 जिसको संशोधित अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, ये क्या थी इसके भी कुछ प्रावधान देख लेते हैं। इसमें किस पर बात की गई थी क्योंकि ये भी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इस नीति का उद्देश्य असमानता को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों समुदाय के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर जोर दिया गया था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली शुरू की, इसका विस्तार किया, ठीक है, एक्सपेंड किया। इसे ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का किया गया। यानी कि अगर मैं बताऊं तो एक तो इन्होंने वुमेन्स और SC ST के एजुकेशन में मुख्य रूप से फोकस किया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा ब्लैक बोर्ड यूज करने पर फोकस दिया गया, मतलब कि एक्टिव लर्निंग जहां पे ज्यादा हो, ठीक है, चाइल्ड सेंट्रिक जो लर्निंग है उस पर फोकस किया गया, ना कि किताब के आधारित कि किताब उठा ली और टीचर पढ़ते जा रहे हैं वही पैसे तरीका हो गया, उस पर नहीं, बल्कि एक एक्टिव क्लासरूम पर फोकस किया गया, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गया। फिर ओपन यूनिवर्सिटी जो IGNOU है उसको और एक्सपेंड किया गया, ठीक है, इस पर और ज्यादा फोकस किया गया। और साथ के साथ ग्रामीण भारत में ग्रामीण विश्वविद्यालय वाले मॉडल को भी बढ़ावा दिया गया, यानी गांव में भी हायर एजुकेशन की फील्ड में ग्रामीण विश्वविद्यालय जैसे मॉडल लाए गए जो कि महात्मा गांधी की फिलॉसफी पर आधारित था, क्योंकि गांधी कहते थे कि देश की आत्मा गांव में बसती है, तो गांव में एजुकेशन ज्यादा प्रमोट की जाए, तो इसलिए ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल भी लाया गया था। इसमें पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन देखिए, इनको बहुत डिटेल से जानना चाहो तो बहुत कुछ है, बट सिर्फ उतना ही कम बता रहा हूं जितना आपके काम का है, ठीक है। अदरवाइज तो पूरी पॉलिसी आप पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में चीजों को बता रखा है, सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीजों पर बात कर रहे हैं। पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन को बदलने की क्या जरूरत थी, तो बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार को अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। यानी सीधा सा मतलब ये है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो लाया गया इस नीति में, वो उसकी कहीं ना कहीं कमी थी 1986 वाली पॉलिसी में, कहीं ना कहीं इंडियन नॉलेज सिस्टम की कमी थी जिसको ऐड किया गया। दूसरा, क्वालिटी एजुकेशन और इनोवेशन और रिसर्च इसको प्रमोट करने के लिए NEP आई है जो कि पहले नहीं था। और जो टीचिंग है, ठीक है, उसको ग्लोबली एक्सेस बढ़ाने के लिए क्वालिटी एजुकेशन और ग्लोबल एक्सेस, ठीक है, और हर किसी तक पहुंच हो एजुकेशन की, उसको लाने के लिए ये प्रावधान इस शिक्षा नीति में किए गए हैं। अब नई शिक्षा नीति से जुड़ी कुछ चुनौतियां कि कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं और निष्कर्ष देखते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म है। सबसे पहले राज्यों का सहयोग अगर देखें तो सबसे पहले चुनौती की शिक्षा समर्थित विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों में अपने स्कूल बोर्ड हैं, इसलिए फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है। मतलब कि पहली चीज तो ये कि एक चुनौती है सबसे पहले राज्यों, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समर्थित सूची में आता है। समर्थित सूची का मतलब ये कि वो राज्य और केंद्र दोनों का विषय, सेंटर स्टेट दोनों गवर्नमेंट का टॉपिक है, तो उनके पास पावर होती है, स्टेट के पास पावर है कि वो उस पॉलिसी को माने या ना माने, ठीक है। हालांकि सेंटर के पास थोड़ी पावर ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है कहीं ना कहीं संघात्मक व्यवस्था में, केंद्र के पास पावर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर भी अगर देखें तो अगर हर राज्य कहीं ना कहीं मतलब स्टेट के पास भी वो पावर है तो वो डिस्प्यूट होने की चांसेस रहेंगे। महंगी शिक्षा, नई शिक्षा नीति विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षा माना है विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षा व्यवस्था की महंगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए हायर एजुकेशन प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है। अब देखो NEP में क्या है ना, विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग कि NEP के अंदर कहीं ना कहीं विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं, ये भी बोला गया कि कई सारे विदेशी विश्वविद्यालय भारत में आएंगे, अपनी ब्रांच खोलेंगे, वहां से आप पढ़ो, ठीक है, ताकि एक ग्लोबली जो वर्ल्ड है उससे आप कनेक्ट करो। बट हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर रहा है। आपको पता हाल ही में अगर देखें तो नोएडा के आसपास दिल्ली NCR में कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों की ब्रांचेस खुलने वाली हैं, ठीक है, बट वही है कि उसकी फीस ज्यादा होगी तो हर कोई अफोर्ड नहीं करेगा। फिर शिक्षा का संस्कृतिकरण, दक्षिण भारतीय राज्यों का आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास करे। मतलब इसमें आपको पता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई थी, यानी कि बच्चा 3 भाषाओं में सीखेगा, पहले अपनी मदर टंग, दूसरा कोई फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, और तीसरा कोई भारतीय भाषाओं की जो 3 मतलब 8वीं अनुसूची में जो 3 जो भारतीय भाषाएं हैं, 22 भारतीय भाषाएं, उनमें से कोई एक वो थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 3 भाषाएं बच्चों को पढ़नी पड़ेंगी। बट साउथ के कुछ स्टेट कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक हमारी संस्कृति को मतलब दूसरी भाषा थोपने का तरीका है।
फिर फंडिंग संबंधी जांच का पर्याप्त होना। कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रिया असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ है। मतलब ये कहना है कि जो पैसा जाता है उसकी जांच के लिए अभी भी संसाधन नहीं है। फंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट भेज देगी, लेकिन वो इंप्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था स्टेट्स में नहीं है। फिर वित्त पोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी का, यानी एक चीज तो ये बोली गई कि जीडीपी का आप 6%, स्टेट को भी बोला गया कि आप खर्च करो, लेकिन वहीं अभी देखें तो इस साल के बजट में 4% के आसपास एजुकेशन पर खर्च किया गया। तो आप पैसा जब तक नहीं लगाओगे तब तक वो चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये भी एक चुनौती है कि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 6% लगाओ, जिसकी सरकार है वो खुद 4% ला रही है, खर्च कर रही है ना। तो पैसा जब लगाओगे तभी वो चीजें होंगी। मानव संसाधन का अभाव है। वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है। इसमें एनईपी 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएं भी, यानी टीचर्स का में तो चीजें थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती हैं। केंद्र अब यहाँ पे निष्कर्ष अगर निकालें तो आता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है और उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो ये नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समक्ष ले जाएगी। एनईपी 2020 के तहत 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 यानी आरटी एक्ट 2009, ये भी आगे पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए इतना जान दो। आरटी एक्ट 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, जिसमें राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जुड़ा गया है, यानी शिक्षा के अधिकार को हमारा मौलिक अधिकार बनाया गया था। 34 वर्षों के पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, जिसका लक्ष्य 2025 तक प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु को सार्वभौमिक बनाना, यानी कि 2025 तक की जो भी 3 से लेकर 6 साल का बच्चा है उसको बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, जो मैंने एफएलएन बताया था, बेसिक न्यूमरेसी लिटरेसी स्किल्स सिखाई जाए, ठीक है। इसके अलावा स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई है, 3D मशीन है, डेटा, फिर जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के समावेशन से आधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो ये एनईपी क्या मैंने आपको पूरा जितनी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती थी वो आपको बता दी है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया। उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी आपको प्लेलिस्ट इसी फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। और पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर और सपोर्ट अपना बनाएं, तभी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट रह गया तो कमेंट कर दें। बाकी एनईपी एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, उसको अगर मैं डिटेल से बताऊंगा तो बहुत कुछ है, बट अभी के लिए ये शॉर्ट में उतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इतना भी आप कर लोगे तो आपका टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।